.com। चलिए थर्ड मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। थर्ड मॉड्यूल हमारा सबसे पहले हमें देखना है मैटिंग सिस्टम। तो मैटिंग सिस्टम होता क्या है, जब फीमेल और मेल, ठीक है, जब फीमेल काउ और मेल काउ का क्रॉस होता है तो उसे कहते हैं मैटिंग सिस्टम। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल प्रोपोगेशन या मैटिंग, एक ही बात है, ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो जो अगर नेचुरल वे से हो रहा है तो उसे हम नेचुरल कंसीडर करेंगे, और अगर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में क्या होता है कि जो मेल का सीमन होता है उसे, जो मेल का सीमन होता है उसे आर्टिफिशियल तरीके से कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और जो फीमेल के जेनिटियल होते हैं उसमें इंसर्ट करवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है ये इंडिया के बाहर, जैसे यूके, यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं, ठीक है, और यूएसए, यहाँ पे लगभग 90% तक किया जाता है, लगभग 90% तक। ठीक है, लगभग 90% तक इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था ये कराया गया था डॉग में। ठीक है, और ये कराया गया था 1780 में। ठीक है, इटालियन साइंटिस्ट के द्वारा। हिस्ट्री के ऊपर 2 क्वेश्चन आईबीपीएस सीएफओ में पूछे जा चुके हैं, एक बार पपाया का पूछा गया था और एक बार एचएफ ब्रीड की हिस्ट्री का कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितनी हिस्ट्री करनी है, क्या करनी है, सब आपको मिल जाएगा। जितनी करना है इंपॉर्टेंट हुई उतनी हिस्ट्री हम साथ साथ कवर करते रहेंगे, एब्सर्ड पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने देख ही लिया। ठीक है, डॉग में करवाया गया था। ज्यादा ये लाइन टू लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट नोट डाउन कर लो कि डॉग में करवाया गया था सबसे पहले, और ईयर नोट डाउन कर लो, इतना काफी है। ओके, और अब बात करेंगे स्टैंडिंग हीट की। स्टैंडिंग हीट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टैंडिंग हीट होती क्या है? स्टैंडिंग हीट की जानने से पहले हमें जानना होगा एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल एक फीमेल मैमल के सेक्सुअल साइकिल का वो पार्ट होता है जब एक फीमेल मैमल रेडी होती है क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, वो एक राइट टाइम होता है और एक रेडी होती है क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, और हीट में होती है। ठीक है, तो इस पीरियड को हम कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग हीट है कि जब एस्ट्रस साइकिल शुरू हो जाए, ठीक है, और 14 से 16 आवर के बीच का मतलब मोस्ट इंटेंसिव पीरियड होता है सेक्सुअल क्रॉसिंग के लिए, तो इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग हीट। ठीक है, तो ये 14 से 16 आवर्स याद रखिएगा इन एस्ट्रस साइकिल। ओके, एस्ट्रस साइकिल के आगे जो पार्ट्स होते हैं कितने, मतलब ये डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था पूर्वाश्रम के ऊपर, तो ये आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इतना ही मिलता है, आगे इसका पूरा एलेबोरेट करेंगे। एस्पिरेंट आगे जो मतलब सीमन का जो स्टोरेज, मतलब स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंस होता है सीमन को स्टोर करना। तो जो फर्स्ट मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि ग्लिसरोल से, ठीक है, सीमन को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। लॉन्ग टाइम तक मतलब 15-16 साल तक उसे प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि जो ग्लिसरोल है इसे क्या करता है कि जो सीमन को आइस के क्रिस्टल नहीं बनने देता है। ठीक है, उसे वो आइस के क्रिस्टल बनने से रोक देता है, क्योंकि सीमन को प्रिजर्व किया जाता है या तो ड्राई आइस में, ओके, या अल्कोहल में, ओके, और या लिक्विड नाइट्रोजन में। 3 टाइप से इसे प्रिजर्व किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में, ड्राई आइस में, और अल्कोहल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये देखनी होगी कि अगर वो लिक्विड नाइट्रोजन में, पहले मैं इसे साफ कर दूं, नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर लिक्विड नाइट्रोजन में सीमन को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर होगा -320 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट नोट कीजिएगा, 10 सेल्सियस नहीं है, -320 डिग्री अगर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज किया जा रहा है तो। लेकिन अगर अल्कोहल में और ड्राई आइस में किया जा रहा है तो 100 डिग्री फारेनहाइट। ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। ठीक है, और ये मतलब एक रिसेंटली रिपोर्ट से पता चला था कि 16 ईयर ओल्ड सीमन से एक काफ का बर्थ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे प्रिजर्व किया जा सकता है। अगर नॉर्मल हम 40 डिग्री फारेनहाइट, सेल्सियस नहीं है, फारेनहाइट
40 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर में सीमन को स्टोर करें तो 1 से 4 दिन तक उसे स्टोर किया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा, 1 से 4 दिन तक उसे स्टोर किया जा सकता है। तो आगे हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ द ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के सिस्टम कौन-कौन से होते हैं? मेन तो दो टाइप के होते हैं, एक इन ब्रीडिंग और एक आउट ब्रीडिंग। नाम से पता चल रहा है इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के, ठीक है। इन ब्रीडिंग का मतलब क्लोजली रिलेटेड एनिमल इंडिविजुअल ब्रीड से, क्लोजली रिलेटेड एनिमल से होता है। 4 से 6 जनरेशन तक एक ही ब्रीड के 4 से 6 जनरेशन तक एक दूसरे से क्रॉस कराया जाए, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम इन ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड एनी ब्रीड स्पीसीज होते हैं, जिसमें एक ब्रीड इस स्पीसीज ये वाला है और दूसरा ब्रीड ये वाला है, ये आपस में कोई भी इनका एंसेस्टर सेम नहीं है, पहले से कुछ भी सेम नहीं है, तो इन दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है उसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। ओके, आगे हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग कितने टाइप की होती है। तो इन ब्रीडिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है क्लोज ब्रीडिंग, एक होती है लाइन ब्रीडिंग। दोनों में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। क्लोज ब्रीडिंग सिंपल, एक जैसे साइवल है, दूसरी भी साइवल है, इन दोनों को क्रॉस कराया, दोनों क्लोज है। मान लीजिए कि पहले इसको मैं ये समझाना चाहूँ कि जैसे जो ये वाली काऊ है, तो ये वाला बुल है, ये इसका एंचेस्टर है, ठीक है। ये जो काऊ है ये लगभग F2 जनरेशन में मिली थी इसे, और इन दोनों का क्रॉस करा के ये वाला साइवल का ब्रीड को क्रॉस करा, ये वाले साइवल ब्रीड का मिला हमें, ये ऑफस्प्रिंग मिला, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्लोज ब्रीडिंग। ओके, आगे बात आती है लाइन ब्रीडिंग की। लाइन ब्रीडिंग जो होती है, ठीक है, जो लाइन ब्रीडिंग होती है इसमें ये वाली इमेज से हमें समझने में आसानी रहेगी। जैसे एक असील है, ठीक है, ये ब्रीड है, असील है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो हमारे पास जो F1 में ट्रेड्स दोनों के मिलते हैं वो मिलते हैं 50%। यहाँ पे देखिए हाफ इसके मिले, हाफ असील के मिले। वापिस फिर अब ये वाला नहीं है, अब जो इन दोनों से मिला है ये वाला ब्रीड, इसका फिर असील से क्रॉस कराया गया, तो फिर हमें इसका 1/4 रह गया, 3/4 असील का आ गया। फिर दोबारा इसे असील से क्रॉस कराया गया, उसी प्रकार से फिर असील से क्रॉस कराया गया। तो इस प्रकार से एक प्योर ब्रीड लेने के लिए F6 या F7 जितनी भी जनरेशन तक उसे क्रॉस कराया जाता है, जब तक हमें 100% या 99% प्योर ब्रीड ना मिल जाए, तो इसे हम कहेंगे लाइन ब्रीडिंग। ओके, ये इन ब्रीडिंग का एक पार्ट है। ब्रीडिंग है, यहाँ क्रॉसिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है, ध्यान लीजिएगा, क्रॉसिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है। ओके, यहाँ ब्रीडिंग है। ओके, आगे हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग की। ओके, आउट ब्रीडिंग की बात करेंगे। तो आउट ब्रीडिंग में हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला, अनरिलेटेड एनिमल का क्रॉस कराया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये फोटो देखो, ये साइवल है, ठीक है, साइवल ब्रीड है, इंडिजीनियस टू इंडिया पाकिस्तान, फोटो को मेरी एरिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्राउन स्विस है, ये एक्सोटिक काऊ है। इन दोनों का क्रॉस करवा के एक क्रॉस ब्रीड बनी और वो बनी कर्न स्विस। कर्न फ्राई का पूछा गया था एग्जाम में, कर्न फ्राई का पूछा गया, तो वो भी एक क्रॉस ब्रीड है, ठीक है। तो कर्न स्विस और कर्न फ्राई, ये दोनों क्रॉस ब्रीड किस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई? वो NDRI। और NDRI एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1923 में। ये हरियाणा करनाल में है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्न स्विस का एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि आउट ब्रीडिंग होती क्या है। अनरिलेटेड एनिमल का क्रॉस जब कराते हैं तो उसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 2 टाइप ऑफ द आउट ब्रीडिंग। पहले क्रॉस ब्रीडिंग, दूसरा ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप से तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इम्प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग 2 एनिमल ऑफ द डिफरेंट ब्रीड, जो सिमिलर हमने अभी बात की है कि ये जैसे एक काऊ है, ठीक है, कोई भी ब्रीड कोई भी मान सकते हो आप, ठीक है, और ये डिफरेंट बुल है, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करा के 50% जो ट्रेड्स हैं वो इन दोनों में इन दोनों के इस वाले ब्रीड में आ जाएंगे, तो इसे कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है सुपीरियर ट्रेड, द रिजल्ट इन द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोजनी, इसे हाइब्रिड कहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो क्रॉस ब्रीडिंग है और इसमें आउट ब्रीडिंग में, इन दोनों में क्या फर्क है? आउट ब्रीडिंग में और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या फर्क है? आउट ब्रीडिंग में किसी भी ब्रीड का किसी भी ब्रीड से क्रॉस करवाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रॉस ब्रीडिंग है, यहाँ पे सुपीरियर का, ये भी एक सुपीरियर है,
ये भी एक सुपीरियर है, अपनी ब्रीड में ये एक सुपीरियर है, ये वाली ब्रीड भी सुपीरियर है, दोनों सुपीरियर का क्रॉस कराया जाता है और हाइब्रिड को तैयार किया जाता है, हाइब्रिड को, जिसे हेटेरोसिस भी कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिड फिगर जिसे कहते हैं, ठीक है। हेटेरोसिस तब बोलते हैं जब ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा हो, मतलब ज़्यादा सुपीरियर हो, ठीक है, तो इसे हेटेरोसिस कहेंगे, हाइब्रिड विगर इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में यही फर्क है, आउट ब्रीडिंग में और क्रॉस ब्रीडिंग में यही फर्क है। और ग्रेडिंग अप में वही क्रॉस करवाएंगे 5th जनरेशन तक, 5th to 7, लगभग 5th जनरेशन में जाके प्योर ब्रीड आई जाती है। मान लीजिए कि ये ब्रीड है, एक ए और ये एक बुल है जिसे बी कंसीडर करें, ये काऊ है, ओके, ठीक है। और हमें सिम्टम चाहिए, जो करेक्टर चाहिए, ठीक है, वो ट्रेट चाहिए, हमें चाहिए ये काऊ वाले। तो हमें इसी को जो आगे आएगा, जो प्रोजनी आएगी उसको बार बार क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। फर्क इतना है कि इन ब्रीडिंग वाले में कर रहे थे वो इन दोनों का लगभग सेम था, लेकिन ये दोनों यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग ब्रीड है, ओके। तो लगभग 5वीं जनरेशन में जाके प्योर ब्रीड मिल जाता है, ठीक है। प्योर ब्रीड के लिए ग्रीडिंग अप करवाया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये पूरे सिस्टम आपके समझ में आ गए होंगे, ओके। तो इकोनॉमिक ट्रेड की बात कर ली जाए, इकोनॉमिक ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोकल, एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड, इन तीनों की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बॉडी वेट की बात करें तो लोकल है, ये भी याद रख सकते हो कि लोकल का बॉडी वेट सबसे कम, एक्सोटिक का, जर्सी का 25 से 30 केजी होता है, जो काफ का, ठीक है, बर्थ के टाइम जो बॉडी वेट होता है वो कितना होता है, और फ्रीसियन का जो एचएफ ब्रीड का 30 से 35 केजी, ये सबसे हैवीएस्ट ब्रीड होती है, सबसे हैवीएस्ट ब्रीड होती है। आगे जाके हम इसके पूरे एलैबोरेट में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है एक्सोटिक। एज एट द मैच्योरिटी, एज एट द मैच्योरिटी, जब कोई कैटल, ठीक है, इंसेमिनेशन के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, क्रॉसिंग के लिए रेडी हो जाती है, तो तब उसे उस एज को कंसीडर किया जाता है एज एट द मैच्योरिटी। अब देखिए जो लोकल का है ये है 33 मंथ, ठीक है, और एक्सोटिक है 15 मंथ, लगभग हाफ है इसका, ठीक है। और क्रॉस ब्रीड का बीच में है 18 से 24, और एज एट द फर्स्ट कैल्विंग, इसमें आप 9 मंथ, ठीक है, इसमें आप 9 महीने 9 मंथ प्लस कीजिए क्योंकि जो गैस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ और 9 डेज, ठीक है, 9 मंथ एंड 9 डेज, ठीक है। ये लगभग 282 के तकरीबन बनेगा, 282, 280 से 282 डेज बनेगा गैस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो जितना उसका जो उसकी मैच्योरिटी है, ठीक है, उसमें 9 मंथ प्लस कर दो बस, ये आ जाएगा फर्स्ट कैल्विंग एज। तो एक को याद रखोगे, दूसरे को 9 मंथ प्लस करनी है, ठीक है। जैसे इसके 15 है तो इसमें 9 मंथ प्लस करेंगे, कितना आएगा 24, ओके। और 18 और 24 का अगर हम एवरेज देखें, एवरेज कितना आएगा इसका, एवरेज कितना आएगा 21, 18 और 24 का एवरेज कितना आएगा 21, और 21 में अगर प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 30 मंथ। तो ये वाला कॉलम तो हमें ऐसे ही याद हो गया, ठीक है जी। अब आती है लैक्टेशन यील्ड की बात। तो यहाँ पे देखिए एक्सोटिक की सबसे ज्यादा होती है 3000 से 6000, ठीक है, इसकी 1200 और 1200, और ये देखिए 1200 और 3000 से 6000 के बीच जो होगी वो होगी क्रॉस ब्रीड की 2100 से 2400, ठीक है। और लैक्टेशन पीरियड की बात करें, जो लोकल काऊ होती है इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो कम होता है, इतना नहीं होता, लंबे टाइम तक ये नंबर ऑफ डेज में मिल्क की यील्ड नहीं देती हैं, बल्कि इनके मिल्क में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है, लेकिन जो इसकी लैक्टेशन पीरियड है वो कम होता है। तो 182 to 10 डेज, ठीक है, 6 महीने से 7 महीने, ठीक है, 6 महीने से 7 महीने, ये 305 डेज, 305 डेज, ठीक है। और ये 240 से 270, 240 से 270 डेज। ड्राई पीरियड टोटल, इसका उल्टा कर लीजिए आप, इसका उल्टा कर लीजिए, ठीक है, इसका उल्टा करोगे, ठीक है। ड्राई पीरियड देखो, जो ड्राई पीरियड है लोकल में सबसे ज्यादा है, एक्सोटिक में सबसे कम है, इसका
बीच में है, ठीक है। इसका अगर आप 90 मिनिमम को लेके चल रहे हो याद रखने के लिए, तो इसका आएगा 60, और 60 और 90 के बीच कितना आएगा? 75, जो क्रॉस ब्रीड का। क्रॉस ब्रीड कौन-कौन सी है? एक तो जैसे कर्न फ्राई हो गया, कर्न स्विस हो गया, ठीक है? ये वाली क्रॉस ब्रीड है। और इंटरकैल्विंग पीरियड भी उल्टा है। देखिए इंटरकैल्विंग पीरियड इसका अपने लोकल का सबसे ज्यादा 18 मंथ, एक्सोटिक का 12 टू 13 मंथ, इसका 13 टू 14 मंथ, ठीक है। तो इसका सबसे कुछ वैल्यू जो ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है वो इसकी ज्यादा होंगी, जो इकोनॉमिकली नहीं इंपॉर्टेंट है वो इसकी कम होंगी। तो इस प्रकार से इस टेबल को याद किया जा सकता है। आगे बात आता है सिलेक्शन करने के लिए। कोई भी ब्रीडिंग वाला एनिमल है उसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो प्रेफर किया जाता है इंडिया में, अगर अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कोई भी एनिमल को परचेज करें, ठीक है, क्योंकि सर्दियां आगे आती है तो मतलब आगे जो यील्ड वगैरह मिल्क की तो काफी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो क्योंकि सर्दियों में जो यील्ड होती है मिल्क की वो ज्यादा होती है। आगे आती है जो मैक्सिमम यील्ड, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पे जो पीक यील्ड बताई गई थी वो 2 टू 3 वीक बताई गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो यील्ड है ये टिल बताएगी, नोटिस टिल 90 डेज आफ्टर द कैल्विंग, मतलब वहां पे पीक यील्ड थी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, वो पीक यील्ड थी, ठीक है, हाईएस्ट यील्ड, ठीक है। यहाँ पे भी मैक्सिमम यील्ड की बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर 2 से 4 वीक बोला गया है कैल्विंग के बाद तो 5वें वीक में जाके कम हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम पीक यील्ड शुरू हो जाएगी यहाँ पे और ये 19 डेज तक रहेगी टेस्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद आते क्रॉस ब्रीड एनिमल एक्सोटिक इनहेरिटेंस अबाउट द 50% आर प्रेफरेबल। अगर हम क्रॉस ब्रीड को हायर कर रहे हैं या ले रहे हैं ना, तो परचेज कर रहे हैं, तो 50% उसके जो करेक्टर है वो एक्सोटिक के होने चाहिए, 50% कम से कम। ये बात है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके। और आगे आता है इकोनॉमिक ट्रेड्स। आगे इकोनॉमिक ट्रेड्स में सिलेक्शन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो अगर कोई क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड की बात हो रही है, ठीक है, क्रॉस ब्रीड है तो उसका पर डे जो मिल्क का एवरेज डेली का जो प्रोडक्शन है वो 5.5 लीटर होना चाहिए, 5.5 लीटर कम से कम उसका प्रोडक्शन होना चाहिए मिल्क का, एक दिन की बात है, ओके, ठीक है। और आगे आता है इकोनॉमिकली उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, वो टोटल 2500 केजी पर लैक्टेशन, 305 डेज, ठीक है, एक लैक्टेशन में 305 डेज, ओके। 2500 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2500 से कम है तो उसे परचेज करने का बेनिफिट इतना नहीं मिलने वाला है। और थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि अगर हम सिलेक्टिंग अ न्यू काउ यील्डिंग 10 लीटर पर डे, तो उसका क्या है कि अगर वो 10 लीटर पर डे मिल्क दे रही है तो वो एक लैक्टेशन में 2000 से 2500 केजी जो मिल्क की यील्ड है पर लैक्टेशन देगी, ठीक है। तो जो काउ की यील्ड है 15 लीटर पर डे इनिशियली होनी चाहिए, तो 15 लीटर अगर पर डे इनिशियली है तो उसकी जो लैक्टेशन यील्ड होगी वो 3000 होगी। ये कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर उसकी इनिशियली यील्ड जो यील्ड है मिल्क की वो 15 लीटर है तो कंसीडर किया जाएगा कि वो पूरे अपनी लैक्टेशन पीरियड में, पूरे लैक्टेशन पीरियड में अपना 3000 केजी मिल्क का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। आगे पीक यील्ड ऑफ एटलीस्ट 12 केजी मिल्क पर डे, जब वो पीक यील्ड पे है, ठीक है, जो पीक यील्ड पे है तो 12 केजी मिल्क उसे कम से कम देना होगा। पीक यील्ड 19 डेज तक, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रहेगी वो 2 से 4 वीक। मैं पहले भी बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों में डाटा में, ठीक है, ठीक है। एज एट फर्स्ट कैल्विंग शुड बी लेस देन 3 ईयर। जो फर्स्ट कैल्विंग एज की बात हो रही है, कैल्विंग एज की बात हो रही है, 3 ईयर का मतलब कितना हुआ? 36 मंथ, 36 मंथ। अब अगर उसकी बात करी जाए एचएफ वगैरह की, वो तो 30 मंथ से पहले पहले हो जाएगा ना, 27 से पहले पहले हो जाएगा, ओके। तो टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो उसकी जो फर्स्ट कैल्विंग जो एज है वो 36 मंथ से कम होनी चाहिए, 3 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। और दो इंटर कैल्विंग पीरियड है, ठीक है, वो 12 टू 15 मंथ
के बीच में होना चाहिए, 12 टू 15 मंथ के बीच में होना चाहिए। अब इंटर कैल्विंग पीरियड यहाँ पे हमने देखा था, है ना, देखो लोकल का 18 मंथ है, लेकिन इसका तो पूरा सुटेबल आ रहा है। तो क्रॉस ब्रीड और जो एग्जोटिक है ये ही प्रेफरेबल ज्यादा की जाती है मिल्क प्रोडक्शन की कंपैरिजन में। अगर फार्म वगैरह बना रहे हैं तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड ही प्रेफर किया जाएगा। हाउसिंग मैनेजमेंट के लिए यहाँ नबार्ड का बताया जा रहा है। पिछले फर्स्ट वीडियो में जो बताया गया था वो एक टेबल था जिसे हाउसिंग मैनेजमेंट फ्लोर स्पेस का बताया गया, प्लीज उसे जरूर देख लो। जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं वो पहले वाले वीडियो में उसको लास्ट में होगा बिल्कुल टेबल, वो उसे भी देख लीजिए। लेकिन अगर एग्जाम में अकॉर्डिंग टू नबार्ड नॉर्म्स लिखा आता है और वो भी क्रॉस ब्रीड की बात हो रही है, यहाँ पे सिंपल कोई ब्रीड की बात नहीं हो रही है, क्रॉस ब्रीड की बात हो रही है और अकॉर्डिंग टू नबार्ड नॉर्म्स, फिर हमें ये वाला टेबल फॉलो करना होगा, अदरवाइज वो वाला टेबल फॉलो होगा। तो ये सोर्स टू सोर्स वेरी करता है। यहाँ पे भी अगर BIS की ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड की अगर फ्लोर स्पेस देखें तो उनके बहुत ही अलग हो जाते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो बहुत कम BIS का कभी आया नहीं, नबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आएगा या फिर सिंपल आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, वहां पे भी मीटर स्क्वायर में था, ठीक है, लेकिन आपको जो नबार्ड नॉर्म मिसलेनियस में मिलेंगे उसका स्क्वायर फीट में होगा। तो जो वैल्यू है वो जरूर ध्यान में रखनी है कि मीटर स्क्वायर में है या स्क्वायर फीट में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले तो मैनेजर स्पेस। जो मैनेजर स्पेस है ये क्या है जी, मैनेजर क्या है, एक मिनट आगे चल के, हाँ ये रहा। ओके, तो यहाँ पे जो मैनेजर स्पेस है, मैनेजर होता है ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये वाला बॉक्स होता है जहां पे फीड को रखा जाता है, ठीक है, और जो मतलब इसे फीड लेते हैं, ये वाला ये पड़ा फीड, तो ये वाले बॉक्स को बोलते हैं मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक देखेंगे मैनेजर का स्पेस, एक मिनट में साफ कर दूं इसे, ठीक है, एक देखेंगे मैनेजर का स्पेस और दूसरा स्टैंडिंग ओवर कवर्ड एरिया और तीसरा ओपन एरिया, ठीक है, ओपन में कितना उसका स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। तो पहले देखेंगे 4 से 6 मंथ का अगर कोई काफ है तो उसके लिए 2 से 3, देखिए बिल्कुल हाफ है, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, ठीक है। और फिर अगर स्टैंडिंग में बात की जाए, है ना, तो स्टैंडिंग में 8 से पॉइंट है, ठीक है, 0.8 से 1 स्क्वायर मीटर, और ये सेम है, काफ का सेम है, ओपन और स्टैंडिंग दोनों में, स्टैंडिंग और कवर एक ही बात है। आगे 6 टू 12 मंथ, 6 टू 12 मंथ में क्या है, 3 टू 4, 0.3 टू 0.4, ओके, और 1.2 टू 1.6। इसे इन दोनों को अगर इंटरलिंक करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 से, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 4 से मल्टीप्लाई करो 1.6, ठीक है। और इसको भी अगर आप देखिए 5 टू 6 इसका अगर ओपन में जाएंगे तो, ठीक है जी। और अगर 1 टू 2 ईयर देखें तो इस प्रकार से आपको ये सब डाटा जो है ये पढ़ना है, ठीक है। इसका, हाँ इसका देखें तो लगभग इसका डबल है, ये इसका डबल है। तो डाटा इन दोनों को अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे कहीं पे भी तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है और याद हो जाएगा। कम से कम आप 50% तो भूलते ही नहीं हो और आपको ट्रिक वाइज तो याद रहेगा। और हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो में आपको ट्रिक बताई जाए। प्रेग्नेंट काऊ का जरूर देख लेना, प्रेग्नेंट काऊ का स्टैंडिंग में जरूर देख लेना। अकॉर्डिंग टू नबार्ड नॉर्म्स ऑफ क्रॉस ब्रीड कैटल की बात हो रही है, ठीक है। वैसे मत देख लेना कि अकॉर्डिंग टू नबार्ड नॉर्म, नहीं, क्रॉस ब्रीड में ही कंडीशन लगी हुई है। चलिए जी आगे देखते हैं फीडिंग एंड वाटर स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। आगे जो फीडिंग वाला मैनेजर वाला, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, सेंटीमीटर में वैल्यू है, ठीक है। और जो वाटर स्पेस है वो कितना होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में वैल्यू है, ठीक है। और स्पेस पर एनिमल कितना होना चाहिए, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। एक एनिमल टू, ठीक है, जो दूसरा एनिमल है उसका स्पेस कितना होना चाहिए। और चलिए आगे अडल्ट कैटल और बफेलो के लिए ये 6000 से 7500 जो सेंटीमीटर है, ठीक है, वो मैनेजर की जो लेंथ है। अगर 100 एनिमल है ना, देखिए 100 एनिमल का पेन है, ठीक है, तो उसको 6000 से 7500 सेंटीमीटर लंबा ये वाली लेंथ होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो वाटर वाला है उसका बताया गया, काफ के लिए अलग से बताया गया, ठीक है। और आगे देखिए बिल्डिंग यूनिट। बिल्डिंग यूनिट में हम 2 टाइप की होती है, एक तो सिंगल रो। अगर हमारे पास एनिमल है वो 12 से 16 नंबर ऑफ एनिमल है, कम है, तो सिंगल रो को ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर एनिमल हमारे पास 16 से ज्यादा है तो डबल रो को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। डबल रो में 50 तक एनिमल मेंटेन किया जा सकता है इन सिंगल शेड,
ठीक है, शेड एक है, एक रो में 12 से 16 एनिमल, लेकिन डबल रो करेंगे तो 16 से मोर देन और 50 तक ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है जी। और दो शेड है, एक ये वाला शेड है, एक ये वाला शेड है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 30 से ज्यादा होना चाहिए, 30 फीट। ठीक है, फीट फीट की बात हो रही है, 30 फीट से ज्यादा होना चाहिए। आगे बात आती है टेल टू टेल सिस्टम। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। अब अगर डबल रो है ना, डबल रो है, डबल रो में दो प्रकार के सिस्टम होंगे एक शेड में। एक होगा टेल टू टेल, जैसे ये रहा हमारा मैनेजर। ठीक है, जहां पे फीड होगा, और ये रहा यहाँ पे फीड होगा। ठीक है, तो जो फेस होगा एनिमल का इस साइड होगा, इसका फेस इस साइड होगा, तो ये टेल टू टेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेस रहेगा, एक रो रहेगा स्पेस वाला, और यहाँ पे एनिमल रहेगा। इस तरफ फेस होगा, इसका भी इस तरफ फेस होगा, ये टेल टू टेल हो गया। ठीक है, और ये हो गया हेड टू हेड। जो मैनेजर है ये कॉमन हो जाएगा, और इसमें जो हेड टू हेड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें टेल टू टेल वाले में 28 एनिमल जो अगर आते हैं तो इसमें 36 आएंगे। ठीक है, तो ये लगभग 20 से 25% ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मिल्किंग बॉर्न की, मिल्किंग पार्लर की। ठीक है, तो जहां पे कैटल को मिल्क निकाला जाता है, ठीक है, उसे मिल्क बॉर्न बोलते हैं। तो ये कम से कम नंबर ऑफ मिल्क बॉर्न रिक्वायर्ड 25% कम से कम होने, 25% वैल्यू ही याद रखनी है और कुछ नहीं। मिल्किंग बॉर्न अगर एक कोई फॉर्म में कितने होने चाहिए, तो वो 25% होना चाहिए जितनी मिल्च एनिमल है। मिल्च एनिमल जो दुधारू पशु होते हैं, जिनसे जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उन्हें मिल्च एनिमल बोला जाता है। ठीक है, तो जितने मिल्च एनिमल है नंबर है उसका 25% जो क्या है वो मिल्क बर्न की रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे बात करते हैं डाउन कैलवर शेड की। जब कोई काओ, पहले ही बता चुका हूं, जब कोई काओ कैलविंग के नजदीक होती है तो उसे बोलते हैं डाउन कैलवर, उसे डाउन कैलवर कंसीडर किया जाता है। 15 से 30 दिन पहले उसे डाउन कैलवर कंसीडर किया जाता है। और इसका फ्लोर स्पेस 12 मीटर स्क्वायर, इसका फ्लोर स्पेस होता है 12 मीटर स्क्वायर। तो कम से कम जो कैलविंग पैन है वो 10% होने चाहिए, तो इसे एक अलग पैन में रखा जाता है। टोटल जो ब्रीडेबल फीमेल स्टॉक है, मान लीजिए जो ब्रीडेबल जो फीमेल है, ठीक है, जो जिनका गैस्टेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो उनका 10% हमें डाउन कैलवर शेड चाहिए, कैलविंग पैन चाहिए। आगे आता है बुल शेड। बुल शेड के लिए भी ये देखिए, आप देखिए, थोड़ा सा देखिए कौन सी ब्रीड है, अगर आपको याद आ जाएगा। अगर आपने किसी एक ब्रीड की, ठीक है, पिक्चर देखी होगी तो ये वाली ब्रीड की आपको याद आएगा कौन सा ब्रीड है ये। ठीक है, बड़ा जबरदस्त ये ब्रीड है। ठीक है, इंडिया में नहीं पाई जाती है, इतना बता देता हूँ, इंडिया में नहीं पाई जाती है, एक्सोटिक ब्रीड है। और ये वाले जो बुल है, ठीक है, द नंबर ऑफ द बुल रिक्वायर्ड बीइंग 1 फॉर एवरी 50 ब्रीडेबल फीमेल। ठीक है, तो अगर 50 हमारे पास ब्रीडेबल फीमेल है तो एक बुल हमें चाहिए होगा। ठीक है, और एक बुल हमें चाहिए होता है, और बुल शेड अलग से बनाया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं क्वारंटाइन शेड की। क्वारंटाइन शेड ये होता है जब कोई भी हम न्यू एनिमल परचेज करके लाते हैं तो उन्हें 30 से 40 डेज तक एक अलग शेड में रखा जाता है, जो कि बिल्कुल गेट के पास होता है। और ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि कोई डिजीज वगैरह या कुछ इन्फेक्टियस कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा कि वो दूसरे एनिमल को ना हो, अगर उसको हो तो 30 से 40 दिन तक उसे पूरा ध्यान में रखा जाता है, और ये क्वारंटाइन शेड होता है। ठीक है, और इसके बाद हे एंड स्ट्रॉ शेड होता है। ठीक है, तो जो अडल्ट एनिमल की बात करें तो वो एक दिन में 5 से 10 केजी है, एवरेज की बात हो रही है, कोई स्पेशल नहीं बात हो रही है, एवरेज एनिमल की, अडल्ट की बात हो रही है, स्ट्रे पर डे कंज्यूम करता है। ठीक है, और यंग स्टॉक की बात करें तो वो 2 से 5, इसका हाफ, लगभग हाफ। ठीक है, इसको याद रखो, इसका लगभग हाफ है ये। ओके, और ये है हमारा मिल्क रूम। मिल्क रूम है, मिल्क बार्न और मिल्क रूम में कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पे मिल्क को निकाला जा रहा था, यहाँ पे मिल्क को कलेक्ट किया जाता है। ये देखिए, ये ड्रम वगैरह पड़े हैं, पूरे के पूरे पाइप वगैरह हैं, तो यहाँ पे मिल्क को पूरा रखा जाता है। जो मिल्क को नॉर्मल स्टोर किया जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। ठीक है, जो कूलिंग इसका टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे ये बताया गया है, इस प्रकार का डाटा को एस्पिरेंट क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, लाइक, ठीक है, जैसे ग्राफ्टिंग सेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन भी इतना डेप्थ में पूछा जा सकता है। सो जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एस्पिरेंट, प्लीज उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें मेल के द्वारा बताइए कि आप ये प्रॉब्लम पढ़ने में फेस कर रहे हो। सो अगर हमें प्रॉब्लम का पता लगेगा फिर ही हम बता पाएंगे, अदरवाइज हमें पता ही नहीं है कि आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है। तो आगे बात आती है लार्जर डेयरी की। तो लार्जर डेयरी अगर उसे 400 से 700 लीटर प्रोडक्शन हो रही है, कैपेसिटी है उसकी, है ना, तो उसको जो मिल्क रूम चाहिए वो चाहिए भाई 3.7 मीटर इंटू 5 मीटर, ये साइज है उसका। ठीक है, और एडिशनल चाहिए 40 लीटर, अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो 0.37 मीटर स्क्वायर उसमें एडिशनल एरिया बढ़ाते जाओ। ठीक है, और ये स्मॉल डेयरी के लिए अगर 100 लीटर है तो ये वैल्यू तो सेम ही है ना, 3.7 इसमें है, लेकिन ये 5 मीटर थी और ये 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ऑस्टर साइकिल। पहले मैं बोला कि इसके अब इसमें 4 स्टेज होती है। ठीक है, इसमें 4 स्टेज होती है और इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एक बार IBPS एफओ में, एक बार RRB SO में। ठीक है, 4 स्टेज होती है प्रो ऑस्ट्रम। ठीक है, चारों की जो लेंथ है नंबर ऑफ डेज में अलग अलग होती है। तो अगर काउ का देखा जाए ऑस्टर साइकिल वो होता है 21 डेज का। ठीक है, ये डिफरेंट होता है, वेरी करता है एनिमल टू एनिमल। ठीक है, ऑस्टर साइकिल कौन सा साइकिल होता है, ये जब फीमेल रेडी होती है, ठीक है, और हीट में होती है और एक क्रॉसिंग के लिए और मैटिंग के लिए रेडी होती है इन दिस पीरियड। ओके, तो इसकी 4 स्टेज होती है, प्रो ऑस्ट्रम। ठीक है, फिर इसका दूसरा जो होता है वो होता है ऑस्ट्रम। ठीक है, फिर होता है मेटोस्ट्रम और फिर लास्ट वाला जो होता है वो होता है डाइओस्ट्रम। तो चारों को हम आराम से समझेंगे क्योंकि इसका रट्टा मारने वाला ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं प्रो ऑस्ट्रम। तो प्रो, एक मिनट ऐसे साफ करूं। तो सबसे पहले बात आती है प्रो ऑस्ट्रम की। ठीक है, तो जैसे ही ऑस्टर साइकिल शुरू होता है सबसे पहले आता है प्रो ऑस्ट्रम। ठीक है, ये 2 डेज का होता है, 2 डेज का। ठीक है, एग्जाम में अगर ये लिख दिया जाए 48 आवर, अगर ये लिख दिया जाए, ठीक है, तो वहां पे प्रेशर में जल्दबाजी मत कर जाना कि ये वैल्यू कहां से आ गई, ये आवर्स लिखा हुआ है और ये डे लिखा हुआ है, बात एक ही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट ऐसे वैल्यू जैसे इस बार उसने जो ई नाम वाला क्वेश्चन था वो क्या था, ठीक है, वो हर किसी को पता था, लेकिन उसने क्या किया कि 500 से लेके और 600 के बीच पूछ लिया। ठीक है, ऐसे वैल्यू दे दी, वैल्यू को घुमा दिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी काफी स्टूडेंट गलत कर रहे हैं, नहीं समझ पाए। उसी टाइप से आराम से पढ़ो, अपना कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, काफी क्वेश्चन इस बार घुमा के थे। तो चलिए अब देखिए प्रोएस्ट्रम कैसे। प्रोएस्ट्रम ये है कि प्रोएस्ट्रम जब एनिमल, इसके सिम्टम कैसे प्रोएस्ट्रम के, क्या क्या होता है प्रोएस्ट्रम में। सबसे पहले एनिमल कमिंग इन हीट, ये लिखा जाए कौन सा ऐसा स्टेज है ऑस्टर साइकिल की जब एनिमल कमिंग हीट में आता है, तो वो है प्रोएस्ट्रम। ठीक है, और पीरियड ऑफ बिल्डिंग अप द ग्रोथ ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, विच हेल्प फॉर द नरिशमेंट ऑफ द ओव्यूम। ओव्यूम क्या होता है, ओव्यूम होता है अ मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, जो यूट्रस के अंदर जो मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ठीक है, मैच्योर होता है, उसे बोलते हैं ओव्यूम। एग भी बोल सकते हो इसे, एग भी बोल सकते हो। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होती है, ये वाली। यहाँ पे देखो ये पूरा ओवरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये रहा फ्यूल्ड फील्ड स्ट्रक्चर, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस, और ये फ्यूल्ड फील्ड ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर, फ्यूल्ड फील्ड स्ट्रक्चर होती है ये वाली। आगे जाके इसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो बनता है। ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है फॉलिकल और दूसरा होता है कॉर्पस ल्यूटियम, पूरा यूट्रस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिन फॉलिकल बनता है, ये फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओवरी के अंदर। ठीक है, जो कि ओव्यूम को बनाता है, ओव्यूम एग। ठीक है, और इसे कहते हैं ओव्यूलेशन, इस प्रोसीजर को। ठीक है, समझ में ग्राफिन फॉलिकल क्या है, फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाती है ग्राफिन फॉलिकल की, ये वाले की ग्रोथ शुरू हो जाती है, साफ कर देता हूँ दोबारा देखना हो तो। यहाँ वाले ग्रोथ शुरू हो जाती है फ्लूइड वाले की, देखिए यहाँ से। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल का। उसके बाद क्या होता है, नरिशमेंट ऑफ द ओव्यूम, वही बात, ओव्यूम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन कौन सा बनता है, वो बनता है ओस्ट्रोजन। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं प्रोएस्ट्रम में बनता है ओस्ट्रोजन। अगर ये पूछा जाए ओस्ट्रोजन किस स्टेज में बनता है, तो वो बनता है प्रोएस्ट्रम में।
ठीक है। और इससे क्या है कि जो यूट्रस में और ब्लड सप्लाई में चेंजेस शुरू हो जाते हैं ये वाले में। तो स्टार्टिंग है तो यहाँ से चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। यूट्रस, यूट्रस क्या होता है? यूट्रस वो ऑर्गन होता है जहाँ प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूटियस अकर। फ्यूटियस क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग बिफोर द बर्थ, ठीक है। एग, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो आगे ये हमने देख लिया ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, ठीक है। ओव्यूम मींस एग, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल स्टार्टिंग वाला जो फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है ये वाली, ओके। आगे आता है ओस्ट्रम, ठीक है। तो ये होता है एक दिन का, उससे कम होता है, प्रो वाले से ये कम होता है, ठीक है। लेकिन ये भी फॉलिकल का ही इसमें भी फॉलिकल रोल प्ले करता है। अभी जो लट्यूम है वो इसमें नहीं बनना शुरू होता। तो ये क्या होता है, इसमें जो फीमेल है वो रेडी होती है रिसीव टू मेल, ठीक है। तो ये बहुत एक डिजायरेबल पीरियड होता है। अगर क्वेश्चन में ये है कि इनमें से डिजायरेबल पीरियड कौन सा है तो वो है ओस्ट्रम, ओके, 1 डे। आगे आता है रेटोस्ट्रम। रेटोस्ट्रम 4 डेज का होता है। ये प्रोस्ट्रम से डबल होता है, प्रोस्ट्रम से डबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस। ये सीएल क्या है, सीएल, ठीक है। ये कॉर्पस लैट्यूम, ओके। इसके बारे में जानते हैं कॉर्पस लैट्यूम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लें कि मेटोस्ट्रोम में जो कॉर्पस लैट्यूम है वो बनना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कॉर्पस लैट्यूम किस वाले में शुरू हो जाता है, वो मेटोस्ट्रोम में, ओके। और यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल है तो खत्म ही हो जाता है, रुक जाता है, ओके। यहाँ पे पहले ही बोल चुका हूँ कि जो फॉलिकल है वो पहली 2 वाली स्टेज में होता है और जो कॉर्पस लैट्यूम है वो बाद में शुरू होता है। कॉर्पस लैट्यूम यहाँ पे हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में मिलेगा हमें कॉर्पस लैट्यूम, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसको इजीली समझने के लिए ये रहा, ठीक है, कॉर्पस लैट्यूम ये रहा, ठीक है। ये फॉलिकल जो है उसके ये फॉलिकल पे से ग्रो होता है, फिर मैच्योर होता है, ठीक है। फिर ये रैप्चर्ड होता है और फिर बनता है कॉर्पस लैट्यूम, ओके, ठीक है। ये सब ओस्टर साइकिल के अंदर होता है। ओस्टर साइकिल जो 21 डेज का होता है उसमें जो स्टेजेस होती है उसमें सब कुछ होता है, ठीक है। तो आगे ये मेटोस्ट्रोम में होता है, ठीक। कॉर्पस लैट्यूम, कॉर्पस लैट्यूम क्या होता है? कॉर्पस लैट्यूम एक टेम्परेरी ग्लैंड लाइक एंडोक्राइन या जिसे हम ऑर्गन्स बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक ऐसा ऑर्गन है जो फीमेल में होता है, ओवरीज में पाया जाता है, जो कि हाई लेवल का जो हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोगेस्ट्रोइनिन जो हार्मोन्स है उनका ये प्रोडक्शन करता है और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन का भी ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। और ये हार्मोन क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉर्पस लैट्यूम ने ये वाले जो प्रोगेस्ट्रोइन जो हार्मोन्स है उसे प्रोड्यूस किया और एस्ट्रोजन को, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन को भी प्रोड्यूस किया। लेकिन ये हार्मोन क्या रोल प्ले करता है? ये एक ऐसा हार्मोन है, ठीक है, जो कॉर्पस लैट्यूम के द्वारा किया जाता है और स्टिमुलेट करता है किसको, यूट्रस टू प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी। यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, वो करता है प्रोगेस्टेरोन, ओके। तो ये कॉर्पस लैट्यूम के द्वारा किया जाता है, ये कॉर्पस लैट्यूम का। तो कॉर्पस लैट्यूम बनना किस में शुरू होता है? देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस, कॉर्पस लैट्यूम टेक प्लेस। ये देखिए कॉर्पस लैट्यूम एम्ब्रियो भी करेगा ना, तो रेडी कर रहा है यहाँ पे ये मेटोस्ट्रोम, ओके। ये 4 डे का होता है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। और लास्ट वाला है हमारा डाइएस्ट्रोम, ये 14 डेज का सबसे लंबा है जी, ये सबसे लंबा है और लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ द एस्ट्रोसाइकिल, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें फाइनल जो यूट्रस है टेक प्लेस हो जाता है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं इसकी ट्रिक। एक ट्रिक, इन सब का जो डेज है ये याद रखने की क्या ट्रिक है, बेसिक सी ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है 214, 214, ठीक है। और ये तो आपके याद रह ही गया होगा, पहले प्रोस्ट्रम आएगा, फिर ओस्ट्रम आएगा, फिर मेटोस्ट्रम आएगा, फिर डाइएस्ट्रम आएगा, ठीक है। तो 214 याद रखना है आपको, ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, ठीक है। POMD ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा और 214 याद रखिएगा। जैसे देखिए प्रोस्ट्रम पहला 2, ओके, ओस्ट्रम बीच वाला 1, ओके, मेटोस्ट्रम लास्ट वाला 4 और डाइएस्ट्रम, ठीक है, 14। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डाइएस्ट्रम सबसे बड़ा है, इसका तो 14 है ही है, कंफ्यूज हो गए तो इन तीनों में हो गए, ठीक है। और बाकी 21 में से जितने डेज बचे हैं ये डाइएस्ट्रम उतना भी 14 डे हो जाता है, ठीक है। अगर आपके इनमें से एक
एक भूल जाता है, ठीक है, एक कोई भी भूल जाता है, 21 टोटल करके बाकियों को माइनस करके ऐसा भी एक वहां पे एक याद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रोसाइकिल पूरा और मॉड्यूल 3 पूरा। आपको 10 तारीख तक एक एक मॉड्यूल मिलेगा, उसके बाद जो मॉड्यूल अब बढ़ जाएंगे। कल का मॉड्यूल हम जल्दी डालने की कोशिश करेंगे, जल्दी फ्री होने की कोशिश करेंगे, सो मॉड्यूल जल्दी बना पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हर महीना ये 500 यहाँ कोई उम्मीद ही नहीं, बड़ी बड़ी भूल जाए तो पेपर आवत है। हाँ ये सब उम्मीद का मालूम है, अप्रैल में मार्च में भी का अगले साल तक की तैयारी करता है, तब तो बढ़िया बात सोचो मन है यार। कुछ देख लेते हैं, लेकिन 60-70 लाख भर्ती दोबारा पे आओ साथ में कहाँ लाख चांस तो रहा है आज 3 सालों पेपर आज स्टार्ट मास तो होगा 70,000 लाख बताए थे 60-70,000 वैकेंसी आती है तुम 5 साल बाद जाइए रेलवे में करोड़ में भर्ती है तो तुमने भर्ती तो पढ़े हुए माता तो फिर हमारे हमें भर नहीं मां तो हम कूदे पहले मुझवाई से भर पहले दिन दी हुई है मैंने जब नेट को 38 लाख फार्म भर दिए ना फिर मुझवाई के थोड़े यहाँ थोड़े में तो वही ना भर्ती हो जावे या एक आर्मी वाले भर लिए ये कौन यार में फार्म भर दिए बताए थे भर्ती नहीं देखा 2000 फार्म में कौन 38 लाख स्टार्ट कर ले हम आर्मी वाले भर्ती करवावा था 4 बच्चे दौड़े तो 50-60 बच्चे पढ़े भर्ती के लिए तो अच्छा लगा यार अच्छा लड़के पर 50-60 में लगी थी दौड़ा था और जीता उनके दौड़े लोगों ने हिमादास आप बंदा करता चाबा जी की बाहर सीधे 5 किलोमीटर दूर तक प्रोग्राम 2 महीना में आ गया तो 16 किलोमीटर जोड़ते नहीं वही बढ़ा के मुझे ये दौड़ते हैं उनका संघर्ष दौड़ते रहा था ये दौड़त यहाँ 5 किलोमीटर हमने सबको लिखे बाइक पे चलता रहता मुझे बड़ी तकलीफ थी मुझे पाए नहीं लगा दौड़ा धीरे धीरे दौड़ते पर जरूरत तो है मत कहे तो हम इतना दूर पे वो धीरे धीरे जिन्होंने दौड़े ना वो धीरे धीरे ना दूर पे तो ये तैयारी करते ऐसा ही करते था बड़ी स्मार्ट मैंने दौड़ के आगे हूँ 6 पैक वाले अपने पैक देखो लेकर करेगा वैसा बीच में यार 6 पैक वाला बड़ा सीधा बहुत अच्छे से प्लान करत है जब ये वीडियो में करते ना वो नहीं गिरता रहो पता है ये तो मैं नहीं हो गया बनाऊं मैं डिफेंस वाले जानते हैं ना कैसे वो तुम दरिया खोले बात किया था क्या डिफेंस वाले जान नहीं यार बच्चों वाले को ये इधर खाली तुम खाली होना है वाली जल्दी खाली सब कुछ आज वर्दी जो है तो समझ में नहीं लगे थे इसके चीज लगे रही यहां पे पछतावा करो हां यार जिंदगी में आदमी के कभी समय नहीं मतलब वर्दी आगे कि यार वो समय नहीं ये समय वहां बैठल सैनिकों के से क्या बोल थे यार जो लड़की आज तुम्हें मतलब करने में कहते हैं चाचा अंकल कहाँ से रुके अरे कदे वर्दी तुम जो बड़े हो रहे हैं सर वर्दी रहे के बाद तो फिर छिनवाई करी नहीं फिर यार भाई गाँव में आए गए तो तुम सबसे धंधे करके बात करिए पहली बात तुमने बहुत बहुत आइडिया बनाए लेकिन तुम्हें अपने कहीं यार पीछे घेरा हो गई है रिस्पेक्ट क्या उतना देख कर है इतना रिस्पेक्ट लोग करते नहीं नाम है सुबह कहाँ तैयारी कर लूँगा पर देखो ये करना है फिर तुमको वैसे बातें के लिए कुछ भी कहने के साथ पागल का है तो फिर पीछे को बनेगा तुक्का मार देगा हैं अपना देखो हमारा इलाका है कि यार हमारे इलाके में रास्ते के पास कॉलेज से लेकिन बात इंटर कॉलेज की नहीं है बात कंपटीशन का है और नहीं मिल रहे हैं भाई इसलिए तो नींबू है तो देखो ज़्यादा नहीं तो मजा आ जाए यार मतलब ये तुम हैं हमारे का यो ना यार दिमाग बने हुए हैं दोस्ती तो जिंदगी उदास नहीं हो तो हाँ और यार
साफ है ना वैसा फीका लागेला बस मुझे तो बहुत ही जाता है ये मैं तुम्हारे पे तो ना सोच रहे सही बात नहीं बात करते सही डाल तो और ना कोई मेरे के वाले मौसी के आवाज आती है दादा आप लोगों ने सब कैंसिल कर दिया सब कैंसिल कर दो अरे माने ये बड़ी चीज के अपन ना अपन अभी ना अपन समझ सकता है जब कल वाले तो फिर दूसरा कल सब कुछ एक घंटा बाद और दूसरी दे देते डिसीजन ना कि मेरे सामने कुछ आ रहा था अपन बात है